साल था 1984। एक माइक विलियम नाम का 15 साल का लड़का जो कि अपनी स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलता था, आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। वो अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर ग्राउंड में जाता है और वहां पर मैच शुरू हो जाता है। मैच शुरू होने के 15 मिनट बाद ही माइक की टीम पहला गोल कर देती है और जब गोल होता है तो माइक का ध्यान चीयर लीडर पर जाता है और वो उसके स्कूल की ही लड़की डेनिस होती है। डेनिस को देखते ही माइक को कुछ होने लगता है। जैसे तैसे वो मैच को तो खेल लेता है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद वो ये सारी बात अपने दोस्त ब्रायन विंचेस्टर को बताता है कि मुझे ये लड़की पसंद है और इसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। और ब्रायन उसे समझाता है कि स्कूल की इस कच्ची उम्र में अगर तुमने प्यार नहीं किया तो क्या ही किया। इसके बाद में माइक विलियम हिम्मत करके डेनिस से बात करने जाता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्ती तो प्यार में बदल ही जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत प्यार में थे। कुछ टाइम बाद डेनिस माइक की मुलाकात अपनी फैमिली से करवाता है और उसकी माँ उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। और बाकी जिन भी लोगों को पता चलता है कि ये दोनों एक साथ हैं, वो कहते हैं कि हाँ, ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उन सभी लोगों को क्या पता था कि वो एक ऐसे केस का हिस्सा बनने वाले हैं जिसका अंत कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो स्वागत है आप सभी का वन एम शो पर। माइक विलियम दिल का बहुत अच्छा लड़का, सभी से प्यार से बात करता। कॉलेज में वो पढ़ रहा है और उसका कॉलेज में एक बेस्ट फ्रेंड है ब्रायन विंचेस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है डेनिस, और उसका जो दोस्त है ब्रायन, उसकी गर्लफ्रेंड है कैथी। कॉलेज में ये चारों बहुत मजे करते हैं। हमेशा जब ये मूवी देखने भी जाते हैं या कहीं घूमने भी जाते हैं तो ये कपल डेट पर ही जाते हैं, मतलब एक साथ जाते हैं जहां भी जाते हैं। इनके बहुत मजे चल रहे थे। देखिए, माइक और ब्रायन विंचेस्टर की दोस्ती इस वजह से भी बहुत गहरी थी क्योंकि उन दोनों की हॉबीज भी लगभग सेम थी और दोनों को सबसे अच्छी चीज लगती थी डक हंटिंग। देखिए, इंडिया में तो ऐसे स्पोर्ट्स और ऐसी हॉबीज लोगों की नहीं है, लेकिन बाहर ऐसे अजीब अजीब तरह की जो गेम्स है वो लोग खेलते रहते हैं। ये कॉलेज जाते, घूमते फिरते, जब भी मौका मिलता डक हंटिंग के लिए जाते और साथ में ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। पढ़ाई में चारों के चारों अच्छे थे। ऐसे ही करते करते कॉलेज के 4 साल इन 4 लोगों के लिए अच्छे से निकल जाते हैं। 1988 में ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 6 साल बाद माइक की शादी हो जाती है डेनिस से, उसके प्यार से, और ब्रायन की शादी हो जाती है कैथी से। 1994 में इन चारों की शादी हो गई थी। अब जो माइक विलियम था वो बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। साल के करीब करीब वो $2 लाख यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास कमा लेता था। और उसकी वाइफ डेनिस, वो भी अकाउंटेंट बन चुकी थी और वो भी काफी अच्छी थी अपने करियर में। अगर बात करें ब्रायन विंचेस्टर की, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करता था। तो सभी अपने काम में मस्त थे। शादी के करीब 5 साल बाद 1999 में माइक विलियम और डेनिस के घर एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम ये एंसले रखते हैं। अब परिवार पूरा खुश था। देखिए, एक आदमी को अपनी जिंदगी में क्या ही चाहिए होता है, एक घर, उस घर में रहने वाले लोग जिनसे वो प्यार कर सके। अब ये सब कुछ माइक के पास था। Just totally overwhelmed. She was due Tuesday, and she would have made me wait a whole nother year for Mother's Day, so she came yesterday so I could enjoy this day today with her. It was unbelievable. I have a whole new respect for my wife and women in general and what they go through to bring a new child, new life into the world. अब माइक को ये डर था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा। इस वजह से उसने $1.5 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में उसे कुछ हो भी जाए तो कम से कम उसकी फैमिली को दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब तारीख आ जाती है 14 दिसंबर साल 2000। सुबह सुबह पहले माइक जॉब पर जाता है और जॉब से सीधा वो अपनी माँ को मिलने के लिए चला जाता है और अपनी माँ के साथ वो ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड कर रहा था। उसका कारण ये था कि अभी अभी उसके फादर की डेथ हुई थी और माँ अब अकेली पड़ चुकी थी। उसे था कि माँ अकेला लोनली फील ना करे, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और माइक की माँ शेरोल भी उसे बहुत प्यार करती थी। हालांकि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन शेरोल आगे जाकर जो कुछ करने वाली थी वो आपको पता चल जाएगा। इसके अगले दिन दिसंबर 15 को माइक डेनिस से कहता है कि कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। इनकी 6th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो वो कहता है कि इसे हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए वो क्रूज को बुक करता है
जब वो क्रूज को बुक कर रहा होता है और पेमेंट कर रहा होता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि उसके कार्ड से काफी ट्रांजैक्शन हो रही हैं जो कि उसने की ही नहीं। वो डेनिस से पूछता है, डेनिस कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो इस चीज को इग्नोर करता है और क्रूज को बुक कर लेता है। इसके अगले दिन दिसंबर 16 को आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। सुबह सुबह माइक कहता है कि वो डक हंटिंग के लिए जा रहा है। वो हमेशा डक हंटिंग के लिए किसी न किसी के साथ जाता था, खासकर हमेशा ब्रायन विंचेस्टर तो उसके साथ होता ही था। लेकिन आज वो सुबह सुबह डेनिस को कहकर गया था कि आज वो अकेला ही डक हंटिंग के लिए जा रहा है। अब सुबह सुबह बहुत जल्दी वो अपने ट्रक के साथ बोट को अटैच करता है और जो चीजें उसे चाहिए थी डक हंटिंग के लिए उसे भी अपने ट्रक में रखता है और अपने घर से 1 घंटे की दूरी पर लेक सेमिनोल में जाता है डक हंटिंग के लिए। ये लेक सेमिनोल बहुत बड़ी थी, आपको आगे बताते हैं कितनी बड़ी थी। जाते जाते वो डेनिस से कहता है कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम तैयार रहना, क्योंकि तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो और ऐसा ना हो कि हम अपनी क्रूज को ही मिस कर दें। इस तरह से वो घर से तो चला जाता है। पीछे से डेनिस अपने घर का काम करती है, अपनी बेटी के साथ खेलती है। दोपहर हो जाती है। डेनिस अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि सुबह से माइक घर से गया हुआ है डक हंटिंग के लिए और ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो रहा है और ना ही वो अभी तक वापस आया है। अब यहाँ पर डेनिस के फादर को भी पता था कि आज ये दोनों कहीं जाने वाले हैं। अब माइक भला इतना लेट क्यों होगा, उन्हें भी काफी फिक्र होने लगती है। उसके बाद में डेनिस के फादर और साथ में ब्रायन विंचेस्टर जाते हैं लेक सेमिनोल में माइक को देखने के लिए। अब लेक सेमिनोल छोटी मोटी लेक नहीं थी, ये करीब 80 किलोमीटर बहुत बड़ा एक एरिया होता है। इतनी बड़ी लेक में कहां पर माइक डक हंटिंग के लिए गया, कहां पर क्या हुआ और वो वापस क्यों नहीं आया, ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। साथ में ही अथॉरिटी और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं तो पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। अब पुलिस को और इन सभी को था कि दोपहर के 3 बज चुके हैं, वो सुबह 5-6 बजे गया। अब कहां से ढूंढना माइक को शुरू किया जाए, तो वो यहाँ पर ब्रायन विंचेस्टर से पूछते हैं कि कहां वो अक्सर डक हंटिंग के लिए जाता था। तो ब्रायन उन्हें माइक के जो फेवरेट स्पॉट्स थे जहां पर वो शुरू करता था डक हंटिंग, उनके बारे में बताता है। इसके बाद में पुलिस और बाकी अथॉरिटी और बाकी जो भी रेस्क्यू वाले थे, जो भी ढूंढने में लगे थे, वो सभी लेक को अच्छे से चेक करते हैं। ऊपर से लेक बड़ी होने की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद से भी यहाँ पर माइक को ढूंढा जा रहा था, लेकिन माइक नहीं मिला। शाम के 7 बज जाते हैं। दूसरी तरफ से डाइवर्स भी आ जाते हैं कि कहीं माइक डूब तो नहीं गया, लेकिन उनके हाथ भी अब तक तो खाली ही थे। और पुलिस और बाकी अथॉरिटी और सभी रिश्तेदार जो भी वहां पर पहुंचे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि माइक मिल तो जाए। अब यहां पर इनके मन में बहुत डर था कि कहीं माइक को कुछ हो ना गया हो। लेकिन रात के करीब 10 बजते ही बारिश वहां पर बहुत तेज हो जाती है और साथ में बड़ा तूफान आ जाता है। सभी को वहां पर अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और वो अपनी गाड़ियों में और थोड़ा सा दूर जाकर वेट करते हैं कि ये स्टॉर्म थोड़ा सा शांत हो। जो सर्च ऑपरेशन था वो बिल्कुल बंद हो गया था। रात के करीब 2:30 बजे बादल थोड़े हटते हैं। टेम्परेचर -8 डिग्री पहुंच चुका था वहां पर। इतनी ठंड में वो माइक को ढूंढते हैं। करीब 13 घंटे बाद, सर्च ऑपरेशन के 13 घंटे बाद उन्हें माइक का ट्रक मिल जाता है और उसकी बोट भी उस ट्रक के साथ बांधी हुई थी। पुलिस अच्छे से चेक करती है। जो बोट होती है उसका इंजन काम नहीं कर रहा था, लेकिन बोट के अंदर फ्यूल पूरा था। ऐसा लग रहा था कि इसे चलाया तो कम से कम नहीं गया। बोट के अंदर से 2 लाइफ जैकेट मिलती है और साथ में एक शॉटगन मिलती है। हालांकि ये सभी चीजें तो मिल गई, लेकिन माइक कहीं नहीं मिला। माइक का कोई अता पता ही नहीं था। अब एक चीज तो पुलिस को क्लियर हो गई थी कि माइक के साथ कोई ट्रेजेडी, कोई हादसा हो गया है। हालांकि जो परिवार वाले थे, जो डेनिस थी, जो ब्रायन विंचेस्टर था, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आप अपना काम अच्छे से करते जाओ। ऐसे ही करते करते 3 दिन निकल जाते हैं। माइक का कोई अता पता नहीं चलता। अब यहाँ पर 2 बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि माइक कहीं भाग गया, जिसके होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी। वो अपना अच्छा खासा घर, अपना अच्छा खासा परिवार, अपनी बच्ची, अपनी माँ को छोड़कर भला कहाँ भागेगा। दूसरा ये कि माइक के साथ कोई घटना हो गई है और हम माइक को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम माइक की डेड बॉडी को ढूंढ रहे हैं। अब सभी को ये बात पता थी कि माइक के जिंदा मिलने के चांस बहुत कम है। पूरी कोशिश करने के बाद पुलिस ने थ्योरी बनाई कि माइक विलियम यहाँ पर आया
और उसने अपने डक हंटिंग वाले जो शूज होते हैं, वो एक बड़ा सा सूट होता है, उसे पहन लिया। अब देखिए उस सूट में अगर पानी चला गया तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं और उसकी वजह से जो आदमी होता है वो नीचे जाता है पानी में। इस वजह से माइक एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान को गवा बैठा और वो मर गया। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है, अगर वो डूब गया तो उसकी बॉडी तो कहीं पर मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो लेक सेमिनोल है उसके अंदर बहुत ज्यादा एलिगेटर मौजूद है। माइक की बॉडी पानी में गई। माइक ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एलिगेटर बहुत ज्यादा थे और उस वजह से उन्होंने माइक को खा लिया। हालांकि ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी बात है, लेकिन अब पुलिस और अथॉरिटी का यही कहना था कि यही हो सकता है। और दूसरी तरफ ब्रायन विंचेस्टर वो भी दुखी दुखी कहता है कि हाँ, माइक के साथ ऐसा ही हो सकता है। ये बात डेनिस भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसका माइक नहीं रहा, लेकिन माइक की मां शेरोल ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। शेरोल अपने पैसों से एक एक्सपर्ट को हायर करती है और वो बताता है कि एलिगेटर वाली बात सच हो ही नहीं सकती साइंटिफिक तरीके से। अब एक्सपर्ट ने कहा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जब वो माइनस में जाता है, तब एलिगेटर खाना बंद कर देते हैं। और माइक जैसे एक बड़े आदमी को एलिगेटर द्वारा खा जाना, और ऊपर से ये भी बात थी कि वो माइक को तो खा गए, लेकिन उसके जो कपड़े थे, उसके जो डक हंटिंग वाले जो कॉस्ट्यूम जो पहना हुआ था, जो मोटे मोटे शूज थे, वो भी नहीं मिले। तो उन्हें भी क्या एलिगेटर खा गए? तो ये बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन पुलिस भी कह रही थी कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश कर ली। इसके बाद में 44 दिन पूरा सर्च ऑपरेशन चलता है। ना कोई लीड, ना कोई क्ल्यू, ना ही कोई एविडेंस, कुछ भी हाथ नहीं लगता। हाथ लगती है सिर्फ निराशा, जो कि पहले ही दिन लग चुकी थी। इसके बाद में परिवार वाले डेनिस और ब्रायन और बाकी लोग ये मान चुके थे कि माइक इस दुनिया में अब नहीं रहा। इन सभी चीजों के 6 महीने के बाद उसी लेक सेमिनोल में एक हैट मिलती है और उस हैट के साथ एक जैकेट मिलती है। वो जैकेट किसी और की नहीं बल्कि माइक विलियम की थी, जो कि उसने उस दिन जिस दिन वो डूबा था पहनी हुई थी। उस जैकेट की पॉकेट में माइक विलियम का हंटिंग लाइसेंस और साथ में एक फ्लैश लाइट मिलती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये सभी चीजें 6 महीने से इस लेक में थी, लेकिन फिर भी लाइसेंस था वो अच्छे से पढ़ा जा रहा था, इतना खराब नहीं हुआ था। और उसके साथ में जो फ्लैशलाइट थी वो अच्छे से काम कर रही थी। भला 6 महीने से ये चीजें पानी में थी, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी अच्छी कंडीशन में कैसे हो सकती है? और इसी के साथ जो एलिगेटर थ्योरी थी कि एलिगेटर ने माइक को खा लिया, वो झूठी साबित होती है। क्योंकि अगर एलिगेटर ने माइक के साथ कुछ किया होता तो कपड़े भी बिल्कुल खराब हो जाते, फट जाते, लेकिन ये जैकेट और उसके साथ में जो चीजें मिली थी वो बिल्कुल सही सलामत थी, अच्छी कंडीशन में थी। जब पुलिस ने 44 दिन का जो अपना सर्च ऑपरेशन चलाया था, उस दौरान ये चीजें कहीं नहीं दिखी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से ये बिल्कुल चीजें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला था। अब अचानक से ये चीजें 6 महीने के बाद लेक में मिल गई, ये अजीब था। और पुलिस को पता भी था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें कोई भी क्ल्यू, कोई भी एविडेंस कुछ नहीं मिलता। फिर से केस ठंडा हो जाता है। देखिए, फ्लोरिडा में एक रूल है कि जब कोई आदमी 5 साल से मिसिंग चल रहा है तो 5 साल के बाद ही उसे डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। उससे पहले उसे मिसिंग ही माना जाता है और हो सकता है कि वो जिंदा है, ये वहां की अथॉरिटी मानती है। लेकिन माइक विलियम के केस में मिसिंग होने के करीब 6 महीने के बाद ही डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है माइक की फैमिली को। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि माइक की वाइफ डेनिस ने रिक्वेस्ट की थी अथॉरिटी से कि अब माइक तो मर चुका है, प्लीज उसका डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अब यहाँ पर सभी लोग एक्सेप्ट कर चुके थे कि माइक मर चुका है, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो थी माइक की मां शेरोल। शेरोल ये मानने को तैयार नहीं थी कि माइक एक्सीडेंट में मारा गया। उसे लग रहा था कि माइक के साथ कुछ ना कुछ अजीब तो हुआ है। अब इस बारे में शेरोल डेनिस से बात भी करती है, लेकिन डेनिस ने कहा कि नहीं, अब माइक मर चुका है, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शेरोल एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चाहती थी। देखिए, जब भी अब तक पुलिस केस के ऊपर काम कर रही थी तो वो एज अ मिसिंग पर्सन माइक विलियम को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्होंने इस केस में फाउल प्ले या किसी ने किसी को मार दिया उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। लेकिन शेरोल चाहती थी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो माइक के केस में। डेनिस शेरोल से कहती है कि अगर तुमने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओपन करवाने की कोशिश भी की, एक ट्राई भी मारा,
तो एंसले जो मेरी बेटी है उसका चेहरा तुम कभी नहीं देख पाओगी और ना ही इस पूरी लाइफ में उससे बात कर पाओगी। माइक के बनने के बाद डैनी सबसे अलग हो गई। उसने शेरोल से बिल्कुल अपना नाता तोड़ दिया और जो माइक के बाकी रिलेटिव थे उनके साथ भी अपने कनेक्शंस को खत्म कर दिया। बिल्कुल अकेले रहती, सभी को इग्नोर करती। दूसरी तरफ शेरोल ने हर कोशिश की कि माइक का केस फिर से ओपन हो जाए। अब इन सभी चीजों में 5 साल निकल जाते हैं। साल 2005 का टाइम आ जाता है। इस समय माइक विलियम का केस फिर से लोगों की जुबान पर आ जाता है। इसके पीछे का कारण था कि एक लव स्टोरी बहुत फेमस हो रही थी। 2 लोगों को प्यार हो गया था। जो 2 दिल मिल रहे थे चुपके चुपके से, अब वो सबके सामने मिलने लगे थे। हम बात कर रहे हैं ब्रायन विंचेस्टर की और साथ में माइक की वाइफ डेनिस की। साल 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। मतलब ब्रायन विंचेस्टर ने अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ से शादी कर ली। हालांकि माइक इस दुनिया में नहीं था, लेकिन फिर भी। और दूसरी तरफ कैथी ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। इस वजह से उसने ब्रायन से डिवोर्स ले लिया और ब्रायन ने शादी कर ली डेनिस से। देखिए, माना कि प्यार पूछ कर नहीं होता, लेकिन जब प्यार हो रहा होता है तब अपने आप से इतना तो पूछ ही लेना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं। अब यहाँ पर देखे दोस्तों, ये सब शेरोल भी देख रही थी कि उसके बेटे के जाने के बाद पीछे क्या क्या हो रहा है। शेरोल ने साल 2006 में एक जेनिफर पोर्टमैन, एक ऑथर थी, उसे एक आर्टिकल भेजा। पोर्टमैन ने वो आर्टिकल पढ़ा, उसे अच्छा लगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा। इसीलिए यहाँ पर पोर्टमैन ने वो आर्टिकल अपने वेबसाइट पर, अपने न्यूज पोर्टल पर पब्लिक कर दिया। देखते देखते वो लोगों को काफी पसंद आया और जो बाकी के मीडिया हाउस वाले थे, जो न्यूज वाले थे, उन्होंने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री और बाकी और आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए। इस वजह से माइक विलियम का केस अब काफी ज्यादा फेमस होना शुरू हो गया था। अब साल 2008 में शेरोल के बहुत एफर्ट्स के बाद इस केस को आखिरकार फिर से रीओपन किया जाता है। अब केस को रीओपन करने का सबसे बड़ा कारण था एक इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक विलियम ने करीब करीब $1.7 मिलियन के आसपास एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब उस इंश्योरेंस का पैसा गया डेनिस के पास। डेनिस ने शादी की ब्रायन विंचेस्टर से। उन दोनों के पास पैसा गया, लेकिन उस पॉलिसी को करने वाला भी ब्रायन विंचेस्टर ही था। वो एक पॉलिसी बेचता था और उसने अपने दोस्त माइक को पॉलिसी बेची। उसके बाद में उसी पॉलिसी का पैसा उसने और डेनिस ने खूब खर्चा। मतलब उनके पास क्या, वो खर्चा तो क्या। अब ये केस काफी ज्यादा फेमस तो था। एक बंदा पुलिस के पास आता है और वो कहता है कि मैंने उस दिन सुबह सुबह, जिस दिन माइक डूबा था, मरा था, कुछ भी हुआ था, मैंने वहां पर माइक के साथ एक और आदमी को देखा था। यहाँ पर 2 लोग थे। पुलिस उन्हें सबकी फोटोज दिखाती है और उस फोटोज में ब्रायन की फोटो होती है। वो आदमी कहता है कि आदमी तो वो यही था, लेकिन उस दिन वो मुस्कुरा नहीं रहा था। अब दूसरी तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती जाती है। साल आ जाता है 2012। अब जो 2 दिन मिले थे चुपके चुपके से, अब उनके बीच का प्यार खत्म हो गया था। ब्रायन और डेनिस अलग रहना शुरू हो जाते हैं और इसके 4 साल बाद 2016 में ब्रायन और डेनिस का डिवोर्स हो जाता है। इनका प्यार खत्म हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो डेनिस होती है वो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में जॉब करती है। एक दिन शाम के समय वो जॉब से अपने घर की तरफ जा रही थी। वो कॉल पर होती है। कॉल पर उसकी बहन थी। अपनी बहन से वो बात करती रहती है। गाड़ी में बैठती है, ड्राइव करना शुरू कर देती है। तभी पीछे से एक हाथ आता है, फोन को पकड़कर फेंक देता है। जब वो आगे आता है तो पता चलता है वो ब्रायन ही था। ब्रायन उसे कहता है कि प्लीज मेरे से डिवोर्स मत लो। मेरी लाइफ में डिवोर्स के बाद कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी तुम हो, मेरी बेटी एंसले है, और अगर तुमने भी मेरे से डिवोर्स ले लिया तो मैं क्या करूंगा, किसके लिए जीऊंगा। तो यहाँ पर वो उसे फोर्स कर रहा था कि वो डिवोर्स उससे ना ले। लेकिन यहाँ पर जो डेनिस थी वो कहती है कि नहीं, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। ब्रायन कहता है कि मैं अपने आप को मारने वाला हूँ, क्या उससे पहले मैं तुम्हें मार दूं, फिर हम दोनों मर जाएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे। वो डेनिस को कहता है कि जहां पर मैं कहूं वहीं पर गाड़ी लेकर जाना, और वो अपनी जेब से एक गन भी निकालता है। अब यहाँ पर डेनिस बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो उसकी बात मानती जाती है और एक पार्किंग में जाकर गाड़ी को रोक देती है। वहां पर ब्रायन रोने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरे से डिवोर्स मत लो। उसके बाद में डेनिस उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ, हम बात करते हैं। जैसे ही ब्रायन कार से बाहर निकलता है, डेनिस फटाफट गियर डालती है और गाड़ी को भगा लेती है।
और पीछे से ब्रायन उसे फोन भी करता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पुलिस को या किसी को मत बताना। डेनिस कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, लेकिन डेनिस सीधा जाती है पुलिस स्टेशन में। वहां जाकर पुलिस को सब कुछ बता देती है कि जो जो अभी उसके साथ हुआ। अब यहाँ पर पुलिस को पता था कि एक डोमेस्टिक वायलेंस और साथ में एक किडनैपिंग का मामला है। पुलिस जाती है, ब्रायन विनचेस्टर को उठाती है। अब इनका एक अलग से केस शुरू होता है जो किडनैपिंग का था, तो उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन सभी सबूतों के आधार पर ब्रायन विनचेस्टर को 20 साल की सजा होती है। और जब ये सब कुछ हो ही रहा था, पुलिस वालों को यहाँ पर एक मौका मिलता है कि कहीं इस केस के चक्कर में हम माइक विलियम का केस भी सॉल्व कर देते हैं। वो ब्रायन के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने किया उसमें 10 से लेकर 45 साल तक तुम्हें सजा हो सकती है। हम कोशिश करेंगे तुम्हें कम से कम सजा मिले, बस तुम्हें एक काम करना है, तुम मुझे सच बताओ उस दिन माइक विलियम के साथ क्या हुआ और तुम उस केस के बारे में क्या क्या जानते हो। अगर तुमने हमें सच बताया तो हम भी तुम्हारा पूरा साथ देंगे कोर्ट में, जितना कम हो सके उतनी कम तुम्हें सजा मिलेगी। ब्रायन पहले चुप बैठता है, लेकिन फिर सामने आती है एक बहुत बड़े धोखे की, एक बिट्रे की कहानी। अब शुरू से कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, एक बार माइक विलियम, साथ में ब्रायन विनचेस्टर, उसकी वाइफ कैथी और माइक की वाइफ डेनिस, ये चारों जाते हैं किसी कॉन्सर्ट में। ठीक है, म्यूजिक शो था। तो वहां पर जब ये जाते हैं, गाड़ी को माइक विलियम चला रहा था, दोनों लेडीज पीछे, साथ में ब्रायन विनचेस्टर आगे बैठा था। माइक जाता है पार्किंग में गाड़ी को पार्क करने के लिए, लेकिन जो इस साइड के थे यानी कि ब्रायन और पीछे डेनिस, वो दोनों कार से उतर जाते हैं और माइक विलियम और कैथी गाड़ी को पार्क करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ डेनिस और ब्रायन जब कॉन्सर्ट के लिए आगे जा ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक माहौल होता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है और ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। गलती से इन दोनों की किस हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है इनके अफेयर की। फिर इन दोनों का मिलना शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से खूब मिलते हैं। जब माइक घर नहीं होता था तब ब्रायन माइक के घर आता, डेनिस से मिलता। जब कैथी घर नहीं होती तो डेनिस बहाना लगाकर जाती है ब्रायन के घर और वहां पर इनका अफेयर शुरू हो जाता है। करीब 1997 में इनका अफेयर शुरू हुआ था और माइक के मरने से 3 साल पहले तक ये सब कुछ चल रहा था। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि माइक के अकाउंट से कुछ पैसे कट हो रहे थे, वो इस वजह से क्योंकि जब भी डेनिस और ब्रायन विनचेस्टर कहीं बाहर जाते, कहीं होटल में जाते, कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते, तो वहां पर वो माइक के कार्ड से पेमेंट करती थी। तो इस वजह से माइक के अकाउंट से पैसे कट होते थे, लेकिन उसने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ज्यादा पैसे तो नहीं थे बेसिकली। तो इस वजह से ऐसे चीजें चलती जाती है। अब इन्हें था कि हमें एक साथ होना है, इन्हें चुप चुप कर प्यार नहीं करना है, तो उसके लिए इन दोनों को शादी करनी थी। लेकिन डेनिस कहती है कि मैं माइक से डिवोर्स तो नहीं लूंगी। एक तो माइक पैसे वाला बंदा था और दूसरी बात, अगर वो डिवोर्स लेती तो माइक के साथ अपनी बेटी की कस्टडी को शेयर करती, वो ऐसा नहीं चाहती थी। और तीसरी बात, वो ये नहीं चाहती थी कि सोसाइटी में एक इमेज बने कि डेनिस ने अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सब कुछ किया, उसके पीछे पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। तो इस वजह से वो अपनी इमेज को बचाने के लिए कहती है कि डिवोर्स तो मैं नहीं लूंगी किसी भी हालत में। अब दूसरा ऑप्शन निकालो। दूसरा ऑप्शन था कि ऐसे ही चीजें चलते जाने दो, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। अब एक दिन हंटिंग के लिए जाते हैं ब्रायन और माइक। यहां पर माइक अचानक से अपनी बोट से नीचे गिर जाता है। ब्रायन फटाफट उसे पकड़ता है और उसे गिरने से बचा लेता है। वो ब्रायन को थैंक यू बोलता है और घर आकर वो डेनिस को भी बताता है कि आज अगर ब्रायन नहीं होता तो मैं मर जाता। वो खुश था कि मेरे दोस्त ने मुझे बचा लिया। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को आ जाता है आइडिया कि अगर आज ब्रायन उसका हाथ नहीं पकड़ता तो माइक खत्म था। कहानी से माइक गया तो ब्रायन और डेनिस एक साथ हो गए। तो ये इनका प्लान होता है कि हंटिंग के दौरान अब माइक को गिराया जाएगा, वो डूब कर मर जाएगा। उसी दिन सुबह सुबह माइक जाना तो नहीं चाहता था डक हंटिंग के लिए, लेकिन ब्रायन कहता है कि आज बहुत अच्छा दिन है, चलते हैं, कोई नहीं, बाद में तुम चले जाना अपनी पार्टी पर। ठीक है, वो सुबह चला जाता है। अब डेनिस को पता था कि माइक के साथ ब्रायन भी गया है, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि माइक अकेला ही गया है। वैसे तो वो अपने दोस्त के साथ हमेशा जाता था, आज भी उसके साथ ही गया था, अकेला भला क्यों वो जाएगा। जब माइक वहां पर जाता है तो पीछे से ब्रायन उसे धक्का देता है और जब माइक नीचे गिरता है वो किसी चीज को पकड़ लेता है। वो ब्रायन की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या किया, लेकिन अब ब्रायन के सामने था उसका वो अच्छा यार दोस्त जो कि पता नहीं कितने साल से उसके साथ सब कुछ कर रहा था। एक अच्छा दोस्त था, स्कूल के टाइम से वो एक साथ थे। अब माइक को पता चल गया था कि ब्रायन ने मुझे धक्का मारा।
ब्रायन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो गन को निकालता है और माइक को वहीं पर मार देता है। प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि इनका पूरा प्लान था कि माइक डूब कर मर जाएगा, लेकिन अब वो गोली से मारा गया। तो फटाफट से ब्रायन उसे बाहर निकालता है तो किसी सुनसान सी जगह पर एक खड्डा खोदकर उसे वहीं पर दफना देता है और घर आकर सो जाता है। बाकी चीजें जो सब कुछ आपको पता चल गया है। तो पुलिस की टीम जाती है जहां पर ब्रायन विंचेस्टर ने अपने दोस्त को दफनाया हुआ था। वहां पर कुछ हड्डियां मिलती हैं। उन हड्डियों का डीएनए सैंपल लिया जाता है और चेक किया जाता है शेरोल के साथ, और वो मैच कर जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो बॉडी दफनाई गई थी वो माइक विलियम की ही थी। कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। साल 2018 तक इसकी ट्रायल चलती रहती है। पहले कोर्ट उम्र कैद की सजा देती है डेनिस को। बाद में हायर कोर्ट में ये बात कही जाती है कि पुलिस ने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन बाद में हायर कोर्ट में जाकर इस सजा को 30 साल कर दिया जाता है। देखिए, ये जो लेडी थी डेनिस विंचेस्टर विलियम, जो भी कहें, ये थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि पहले ये कह रही थी कि ये डिवोर्स किसी भी कीमत पर नहीं लेगी, लेकिन बाद में 15 साल के बाद इसने खुद ने डिवोर्स लिया। किससे? ब्रायन विंचेस्टर से। और दूसरी बात, ये ब्रायन को कहकर गई कि ये पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। जब वो इसकी किडनैपिंग करने आया था, ये पुलिस के पास गई, रिपोर्ट को लिखवा दिया, लेकिन बाद में ये खुद ब्रायन को फोन करती है और कहती है, चलो ये केस तो अलग है, मतलब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाई, अब तुम्हें 40 से 20 से 25 साल की सजा हो जाएगी, वो तो अलग बात है, लेकिन तुम मार्क विलियम की केस की बात मत करना, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि इस केस के बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी ना अजीब ही थी, लेकिन इस केस में हर किसी ने ये बात को मान लिया था कि माइक नहीं बचा और माइक के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन सिर्फ एक ही लेडी, एक ही औरत शेरोल ने कहा कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। आपको बता दें कि शेरोल ने एक 27 पेज का पूरा एविडेंस से भरा हुआ एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था। वो हर रोज गवर्नर को भेजती थी विदाउट एनी रिप्लाई, वो भी 9 साल तक, 9 साल लगातार बिना किसी रिप्लाई के उसने ये सारी चीजें की। लेकिन माइक विलियम जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, एंड में अपनी अच्छाई की वजह से उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। क्या विचार है आपके इस केस के बारे में? और हमने एक और केस के बारे में बात की है जब पूरा परिवार घर के अंदर अचानक से गायब हो गया। यहाँ पर वीडियो दिख रही है, जरूर देखें और 1M शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।